वायरस पूरी तेज़ी से दुनिया भर में फैल रहा है और सबसे खतरनाक बात कि कोविड-19 से भी 50 गुना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। जय हिंद फ्रेंड्स, आप आ गए हमारे चैनल पर जिसका नाम रियल स्टडीज़ हो। तो मैं ये सब केवल हाइप क्रिएट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साइंटिस्टों का कहना है कि कोविड ने तो 70 लाख लोगों की जानें ली थी और हमें 2 साल के लॉकडाउन में ढकेला था। लेकिन हो सकता है कि ये वाला जो वायरस है, ये वायरस इतना ज़्यादा खतरनाक है कि ये करोड़ों लोगों की जानें ले और हमें 10 साल के लंबे लॉकडाउन में ढकेल दे। कोविड तो इतना खतरनाक होने के बावजूद अब तक 3 सालों में केवल 10 स्पीशीज़ को ही अफेक्ट कर पाया है। लेकिन ये वायरस इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इस वायरस ने अब तक 3 सालों में उतने ही समय में जितने कोविड नहीं लिया था, उतने ही समय में इसने 138 प्रजातियों को यानी कि 90 बर्ड स्पीशीज़ को यानी पक्षियों को और हम इंसानों को लेकर के 48 मैमल्स स्पीशीज़ को ये ऑलरेडी अफेक्ट कर चुका है। कोविड तो बस पहले आया और उसने एक परछाई का काम किया, एक साए का काम किया इस वायरस के लिए, और कोविड की आड़ में ये वायरस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। और इसके बाद सबसे खतरनाक बात वो ये जो वायरस है ये इंडिया में भी एंटर कर चुका है। जैसे WHO ने इसे वर्ल्ड ग्लोबल थ्रेट डिक्लेयर किया तो वैसे ही हमने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। हमें इसकी जो पहली खबर मिली थी वो मिली थी 6 अप्रैल को। फिर हमने जब इसकी रिसर्च करना शुरू की तो हमें ये पता चला कि इंडिया के केरला और झारखंड में ये ऑलरेडी पोल्ट्रीज़ और चिकन्स में पाया जा चुका है। अब पोल्ट्रीज़ क्या होता है? तो पोल्ट्रीज़ मतलब ये होता है कि जो हम चिकन और हैन वगैरह को हम कंज्यूम करते हैं, तो उन्हीं चीज़ों में ये वायरस मिल रहा है। कोविड तो ऐसा था कि कोविड में सबसे पहले जो केसेस मिलने शुरू हुए थे वो चमगादड़ में मिलने शुरू हुए थे, और चमगादड़ का यानी कि बैट का इंसानों से कोई बहुत ज़्यादा नाता नहीं है। हालांकि चाइना में उसे कंज्यूम किया जाता है, शायद ऐसा मैंने सुना है कहीं पर। बट अगर हम पोल्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री को तो हम रोज़ कंज्यूम कर रहे हैं। पोल्ट्री यानी कि आप वही जो चिकन हम नॉनवेज के लिए यूज़ करते हैं, तो फिर उसी का मैं बात कर रहा हूँ। तो पोल्ट्रीज जो होता है, पोल्ट्रीज को तो हम रोज़ कंज्यूम कर रहे हैं। अगर उसमें किसी तरीके का वायरस पाया जाता है तो हो सकता है हमें भी उससे नुकसान हो। लेकिन अब एक बात और है कि इंडिया में पोल्ट्रीज़ को यानी कि चिकन को इस तरीके से गर्म करके पकाया जाता है कि जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस इतने हाई टेम्परेचर पर पकने के बाद हो सकता है कि ख़त्म हो जाए। तो इसलिए थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं इंडिया में पोल्ट्रीज़ के द्वारा जो वायरसेस होते हैं उनके फैलने की। लेकिन जो केरल और झारखंड में पोल्ट्रीज़ में ये वायरस पाया जा चुका है और 4000 बर्ड स्पीशीज़ में ये वायरस पाया जा चुका है। अब अगर आपको ये 4000 का नंबर कम लग रहा है तो फिर एक बात जान लो कि अभी तो ये बस शुरुआत है। अब बात करते हैं कि ये वायरस ऐसा कौन सा वायरस है जो कोविड-19 से भी इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इससे साइंटिस्ट डर रहे हैं। तो इस वायरस का नाम है H5N1, जो कि एक टाइप का इन्फ्लुएंजा ए वायरस। इसकी अगर आप लोग हिस्ट्री निकाल करके देखोगे तो पिछले 1 सेंचुरी में टोटल 12 पेंडेमिक्स आ चुके हैं। पेंडेमिक्स माने कि महामारी। तो 12 पेंडेमिक्स आ चुकी हैं, लेकिन इन 12 पेंडेमिक्स में से अगर आप चेक करोगे तो फिर इसमें से जो 5 पेंडेमिक्स हैं वो अकेले इस इन्फ्लुएंजा ए वायरस के ही अलग अलग स्ट्रेन। अगर मैं बात करूँ आज से 1 सेंचुरी पहले यानी कि 1918 में, तो 1918 में एक वायरस फैला हुआ था जो कि स्पेनिश फ्लू के नाम से फैला हुआ था। वो भी कुछ और नहीं, इन्फ्लुएंजा वायरस का ही एक स्ट्रेन था। अब इसमें 5 से 10 करोड़ लोगों की जाने गई थी और ये उस वक्त का अब तक का मदर ऑफ ऑल पेंडेमिक्स के नाम से ये जाना जाता है। तो 2 सालों में इस वायरस ने केवल 2 से 3 सालों के छोटे समय में ही इस वायरस ने 5 से 10 करोड़ लोगों की जाने ली थी। और ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई वायरस आता है और उस वायरस के चलते लोग मरना शुरू हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वायरसेस के केस में ऐसा होता है कि वायरसेस पहले छोटे किसी बर्ड्स में या किसी पिग्स या अदर प्रजातिज में ये वायरसेस के लक्षण नज़र आने लगते हैं, लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से और जानकारी ना होने की वजह से लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और यही हो जाती है उनकी मेजर मिस्टेक। इस मिस्टेक के चलते ये होता है कि वायरस इतना ज़्यादा कैपेबल हो जाता है, इतना सक्षम हो जाता है कि हम इंसानों का इम्यून सिस्टम ब्रीच करने की पावर इसमें आ जाती है। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? तो हमारे अंदर हमारी बॉडी में ऐसे इम्यून सिस्टम होते हैं जो कि हमें किसी भी वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। अभी जैसे कोविड-19 आया, तो कोविड-19 जब आया तो कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे अंदर इम्यून सिस्टम बिल्ट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे नए वायरसेस आते हैं तो फिर उनके खिलाफ लड़ने के लिए हमारी बॉडी में भी इम्यून सिस्टम बनने लगता है। अब जैसे ही अगर कोई नया वायरस आता है तो उस वायरस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम नहीं है, लेकिन जो हमारे अंदर पहले से इम्यून सिस्टम है उस इम्यून सिस्टम को तोड़ने का उस वायरस के अंदर अगर शक्ति आ जाती है, उस वायरस के अंदर ये कैपेबिलिटी अगर आ जाती है कि वो हमारे जो बना हुआ हमारा इम्यून सिस्टम है उसको तोड़ता है, तो इसके बाद फिर उस वायरस को रोक पाना मुश्किल हो जाता है और वो वायरस फिर एक बार में इतना ज़्यादा फैलता है कि उसे कोई भी रोक नहीं पाता है और हमारे पास उसका कोई इलाज भी नहीं होता है। और जब ऐसा होता है तो यहाँ पर आता है किसी भी वायरस का टिपिंग पॉइंट। अब टिपिंग पॉइंट क्या होता है? टिपिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जब कोई भी वायरस पहले धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बढ़ रहा होता है तो वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, उसे केवल उसके छोटे मोटे केसेस नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही ऐसा होता है कि वो वायरस एक बार में बढ़ना शुरू होता है और उसे रोका नहीं जा सकता, उस केस को कहा जाता है टिपिंग पॉइंट। और यहाँ पर ये जो वायरस है H5N1 ये अब पहुँचने वाला है।
अब एक बात आप लोगों के अंदर क्लियर हो चुकी होगी कि कोई भी वायरस होता है वो अचानक से नहीं आता। उस वायरस के केसेस जो होते हैं वो 2-3 साल पहले से ही नज़र आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन लोग उन पर ध्यान नहीं देते हैं। और जो हमारी सरकारी एजेंसीज़ हैं या WHO की ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी अगर उसमें थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो फिर ये वायरस आगे चल के बढ़ जाता है और इसे मौका मिल जाता है इवॉल्व करने का। आपको पता होना चाहिए कि जैसा कि मैंने बताया कि कोविड-19 की आड़ में ये वायरस फैला है। तो कोविड-19 जो था, कोविड-19 का केस तो 2019 में आया था और 2020 से ही ये जो वायरस है H5N1, इसके केसेस नज़र आने शुरू हो गए थे। और इसके केसेस नज़र आने के बाद से ही जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने किसी तरीके से जैसे मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग करके या अदर किसी सोर्सेज से अवेयरनेस फैलाने का काम शुरू कर दिया था। लोगों तक ये बात पहुंचाना शुरू कर दिया था कि हाँ, ऐसा कोई वायरस आने वाला है जिसके चलते हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि ये 2020 से ही ये इतना ज़्यादा फैलना शुरू हो गया था, तो इस वजह से इसके जो टिपिंग पॉइंट है वो टिपिंग पॉइंट अब तक आने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कह रहा हूँ जैसे कल से ही आने वाला है, तो इसमें मजाक करने वाली बात नहीं। 2020 से इसके जो केसेस हैं वो तो 2000 से ही सुनने को आ रहे हैं, लेकिन अब तक ये जो वायरस है, ये वायरस 887 लोगों को अफेक्ट कर चुका है। और इसमें 2024 में ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये जो वायरस है, इसका टिपिंग पॉइंट अब नज़दीक है। हो सकता है हमारे पास कुछ सालों का समय नहीं, कुछ महीनों का ही समय हो हमारे पास, और इसके बाद ये वायरस इस तरीके से फैले कि हो सकता है कि हमें दोबारा से लॉकडाउन को देखना। Countries around the world have now reported more than 1 million coronavirus cases. The death toll now worse than China. This is a rapidly emerging situation. अगर हम कोविड की बात करें, कोविड-19 की, तो कोरोना वायरस में ये हुआ था कि इसके जो केसेस थे वो 2019 में ही दिखने नज़र आ गए थे, लेकिन 2019 में इसके केसेस कम थे। और इसके बाद जब मार्च में आया तो मार्च में भी इसके केसेस, मार्च 2020 में इसके केसेस थोड़े से बढ़े, लेकिन मार्च के बाद ये वायरस इतनी तेज़ी से फैला, इसी को कहा जाता है उसका टिपिंग पॉइंट। वायरस जो होता है वो पहले कुछ महीनों में, कुछ सालों में अपने आप को इवॉल्व कर रहा होता है और किसी भी स्पीशीज़ के इम्यून सिस्टम के खिलाफ अपने अंदर ताकत बिल्ड कर रहा होता है। अब जैसा कि हम लोग अगर बात करें तो जैसा हमारा इंसानों में होता है, तो हम जानते हैं कि हम इंसान पहले किसी भी, अगर हम इंसानों की बात करें तो हम पहले होमो सेपियंस से इवॉल्व हुए। तो अगर हम होमो सेपियंस थे तो होमो सेपियंस जो थे वो जंगलों में रहा करते थे, उनके बाल बड़े हुआ करते थे, उनके हाथ पैर ऐसे होते थे कि वो 4 पैरों से चला करते थे। लेकिन जैसे जैसे वो जंगलों से निकल करके ज़मीन पर आया तो उनके अंदर ये प्रेशर बना, उनके अंदर ये दबाव बना कि वो अपने आप को इवॉल्व करें। और जब वो ज़मीन पर आया तो उनके अंदर बाल कम होने लग गए और उनके जो पैर थे वो पैर अब 4 ना होकर के अब 2 हो गए और उनके 2 हाथ जो थे वो खुल गए। तो इस तरीके से हमारा इवॉल्वेशन हुआ। अब अगर वायरस की बात करी जाए तो वायरस के केस में ऐसा होता है कि वायरस जो होते हैं वो अभी, अगर कोई भी वायरस होता है वो एक बार में इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता कि वो किसी भी इंसान को या किसी भी अदर स्पीशीज़ को इफेक्ट करता है। लेकिन जैसे जैसे वो अलग अलग जानवरों में जब वो पहुंचता है तो उन जानवरों के जीन्स के साथ मिल करके वो अपने आप को इवॉल्व करता है और उसमें ये पावर अपने अंदर वो बनाता है, उसके अंदर ये प्रेशर बनता है कि वो अपने अंदर इस पावर को जनरेट करे कि वो उस स्पीशीज़ की बॉडी के अंदर अपने आप को सर्वाइव करने की क्षमता रख पाए और उसका इम्यून सिस्टम वो ब्रीच करता है। तो इसी के बाद आता है टिपिंग पॉइंट और उसके अंदर उसका जो इम्यून सिस्टम होता है, वायरस का जो इम्यून सिस्टम होता है वो हर स्पीशीज़ के लिए फिर इफेक्ट करने के काबिल हो जाता है। अब हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि स्पेनिश फ्लू के बाद, स्पेनिश फ्लू जो कि 5 से 10 करोड़ लोगों ने जाने लिया था 1918 में, स्पेनिश फ्लू के बाद जितने भी छोटे पैंडेमिक्स आए जिसने 20 से 30 लाख या 40 लाख जो जाने ली हैं, तो जितने भी दूसरे वायरसेस आए हैं स्पेनिश फ्लू के यानी कि इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस के, तो उन सारे जो वायरसेस के जो स्ट्रेन आए हैं वो सभी स्पेनिश फ्लू के ही अलग अलग स्ट्रेन थे और उसी से इवॉल्व हुए दूसरे वायरसेस थे। तो इस वजह से वो इतने ज़्यादा पावरफुल तो नहीं थे कि स्पेनिश फ्लू के जितने जाने ले पाएँ। लेकिन अगर हम बात करें H5N1 के बारे में, तो H5N1 के केस में ऐसा होगा कि H5N1 एक बिल्कुल ही नया वायरस है और इसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे या किसी भी दूसरी प्रजाति के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्डअप नहीं है और इसी वजह से ये वायरस इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसके लिए साइंस प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये अगला पेंडेमिक हो सकता है। अब इतना कुछ होने के जाने के बाद हम ये बात करते हैं कि H5N1 से ही जो साइंटिस्ट हैं वो क्यों डर रहे हैं। H5N1 ही ऐसा वायरस क्यों है जिससे कि लोग, जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो इतना डरे हुए हैं और वो ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि दिस वायरस कुड बी अ न्यू पेंडेमिक। तो ऐसा क्यों है? अब जैसे कि अगर दूसरे वायरसेस की बात करें तो कई सारे ऐसे वायरसेस हैं जैसे कि आपके जीका, लासा, निपा, ये सारे वायरसेस भी तो पिछले 1-2 दशकों से कई लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो इन सब वायरसेस को छोड़ करके केवल H5N1 पर ही इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स के बारे में, जिन फैक्टर्स से ये हो सकता है कि एक वायरस की खतरनाक होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इसी फैक्टर्स को लेकर के, इन्हीं कारणों को लेकर के ये डिक्लेयर किया जाता है कि कोई वायरस कितना ज़्यादा खतरनाक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर नंबर 1 की, वो होता है फैटेलिटी रेट। अब फैटेलिटी रेट क्या होता है? तो कोई भी वायरस की जान लेने की क्षमता क्या है, इसी को उसका फैटेलिटी रेट कहा जाता है। अब फैटेलिटी रेट की अगर मैं बात करूँ तो कोविड-19 के केस में ऐसा था कि कोविड-19 में अगर कोई 1000 व्यक्ति, कोई 1000 लोग अगर कोविड-19 से इफेक्ट होते हैं तो फिर उनमें से हो सकता है कि 14 या 15 लोग मारे जाएँ। हालांकि कोविड-19 में मरने वालों की संख्या 70 लाख थी, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि जो जितने लोग इन्फेक्टेड हुए थे उनकी तुलना में मरने वालों की संख्या कितनी थी, तो ये जो था ये 1% से भी कम था। और अगर मैं बात करूँ कोविड-19 के सबसे पीक लेवल की, यानी कि जहाँ पर कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, उस वक्त भी ये जो रेट था ये 1.4% ही था। यानी कि अगर कोई 100 लोग अगर मारे जाते हैं तो 100 में से 1 या 2 लोग ही
सॉरी, अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई 100 लोग इफेक्ट होते हैं तो उन 100 लोगों में से केवल 1 या 2% लोग ही, यानी कि 1-2 लोग ही मरेंगे। तो कोविड-19 के केस में हमने कई सारे लोगों ने आपने किसी खास को मरते हुए देखा था। लेकिन अगर मैं बात करूँ H5N1 के बारे में, तो H5N1 के केस में फैटेलिटी रेट जो है ये 50% होता है। अब तक जितने केसेस नज़र आए हैं वो 887, यानी कि 887 लोगों को ये केस H5N1 जो है अफेक्ट कर चुका है, और इसमें से 452 लोगों की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। तो इस हिसाब से अगर मैं फैटेलिटी रेट की बात करूँ तो फैटेलिटी रेट 52% तक है। यानी कि आप लोग सिंपल सा समझ लो कि अगर 100 लोग इफेक्ट होते हैं तो फिर उनमें से 52 लोगों का मरना तय है। इसका मतलब समझ पा रहे हो कि क्या नज़ारा होने वाला है, कितना ज़्यादा वर्स्ट होगी ये कंडीशन, कितनी खतरनाक होने वाली है ये कंडीशन। इसके बाद हम बात करते हैं कि कोई भी जो वायरस है वो वायरस फैलता कैसे है, कोविड-19 कैसे फैला था और कोई भी वायरस कैसे फैलता है। तो अगर मैं बात करूँ एड्स के बारे में, तो एड्स के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि एड्स जो होता है वो कैसे फैलता है। उसको फैलने के लिए ब्लड ट्रांसप्लांट, आप अगर खून को किसी के, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसके अंदर एड्स वायरस है और वो अपना खून ट्रांसप्लांट कराता है, तो उस ब्लड के जरिए हो सकता है कि वो वायरस दूसरे आदमी के तक पहुंच जाए। इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिशन के जरिए कोई भी वायरस फैल सकता है, या फिर अगर हम इन्फेक्टेड सीरिंज यूज़ करते हैं, इंजेक्शन यूज़ करते हैं, तो फिर उससे भी वायरस, एड्स जो वायरस है वो फैल सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एड्स के बारे में, तो हो सकता है कि अगर एक मोहल्ले में कोई एक गांव के अंदर अगर कोई एक व्यक्ति एड्स से पीड़ित है तो चांसेस बहुत ही कम है कि उस पूरे मोहल्ले में ये वायरस फैल जाए। लेकिन कोविड के केस में ऐसा नहीं है। कोविड के केस में ऐसा होता है कि आप स्नीज़ और कफ करने की वजह से ये जो वायरस है ये फैलता है। आप अगर खांसते हो, छींकते हो, किसी को टच करते हो, गले लगते हो, तो इस वजह से भी ये वायरस फैल सकता है। तो अगर मैं बात करूँ किसी मोहल्ले में अगर कोई एक आदमी कोविड से पीड़ित होता है तो 2-3 दिनों के अंदर ये जो वायरस है ये पूरे मोहल्ले में फैलने के पूरे चांसेस हैं। कारण क्या है कि आप जब खांसते हो तो खांसने पर केवल 22 सेकंड के अंदर जितने भी वायरस होते हैं या जितने भी आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो 25 से 30 फीट दूरी तक जा सकते हैं। अब अगर आप कहीं पर किसी पब्लिक प्लेस में जाकर के अगर खांस देते हो तो ये होता है कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो सभी एक बार में एक साथ कई सारे लोग इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और यही केस होने वाला है H5N1 के साथ। H5N1 भी एक एयरबॉर्न वायरस है और ये हवा के जरिए फैलता है। अगर कोई भी एक H5N1 से जो इन्फेक्टेड अगर कोई आदमी है और वो खांसता या छींकता है तो उसके ज़रिए ये वायरस काफ़ी सारे लोगों में एक बार में फैल सकता है। तो इसी वजह से ये जो वायरस है इतना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है और इसका फैटेलिटी रेट ज़्यादा होने की वजह से जैसे जैसे लोग इससे इन्फेक्टेड होते जाएंगे तो उनके मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक खास बात कि ये जो वायरस है ये 50 साल से कम उम्र वाले लोग जो हैं उनके ऊपर ये ज़्यादा असर करता है। कहा जा रहा है कि जितने भी 50 साल से कम उम्र वाले लोग हैं उनके अंदर जो फैटेलिटी रेट होगा वो 90% होगा। मैं ये केवल डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान दो कि इसमें जो है ये कहने का तात्पर्य ये है कि जो 50 साल से कम उम्र के लोग हैं उनको अगर ये वायरस इफेक्ट करता है तो पूरे चांसेस हैं कि उनकी डेथ निश्चित है। अब न डराने के बाद एक और फैक्टर है कि इसके सिम्टम्स कैसे नजर आते हैं, कैसे पता चलेगा कि कोई जो वायरस है वो किस तरीके से फैलता है। आप लोग पहले एक एग्जाम्पल की बात करो। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रिडियम बुलोटोनियम। तो ये जो बैक्टीरिया है ये इतना ज़्यादा खतरनाक टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स बनाता है कि इसका केवल 50 ग्राम ही पृथ्वी पर से पूरी मानव जाति का सर्वनाश कर सकता है, पूरी मानव जाति को खत्म कर सकता है। लेकिन क्या मैं इसको ग्लोबल पैंडेमिक थ्रेट के रूप में डिक्लेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया डेडली बिहेव करता है तो फिर वो लोगों की नज़र में आ जाता है। जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज है, इसके अलावा जो हमारे जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी इनके खिलाफ काम करने में लग जाते हैं और जैसे ही वो नज़र में आता है तो उसके खिलाफ कोई ना कोई इलाज निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस वायरस की या कोविड-19 की बात करूँ तो कोविड-19 या H5N1 ये सभी वायरस ऐसे वायरसेस हैं जो आपको स्टार्टिंग में ऐसे सिम्टम नज़र आते हैं जैसे कि आपको कोल्ड हो गया, नॉर्मल सा आपको सर्दी हो गई या वही आपको जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो इस तरीके के नॉर्मल से सिम्टम्स नज़र आते हैं। पर इन सब में ऐसा होता है कि ये जो इस तरीके की बीमारियाँ ये हम साल भर में 2-3 बार ऐसे ही देख लेते हैं, तो इस वजह से इसको लोग नज़रअंदाज करते हैं और इसी वजह से जब तक ये वायरस लोगों की नज़र में आता है तब तक ये काफ़ी ज़्यादा फैल चुका होता है। और इसीलिए जो हमें ख़ास बात ये है कि आप जब कभी भी अगर अपना चेकअप करवाने के लिए जाते हो या आपको बुखार होता है तो आप उसके लिए दवा लेने के लिए जाते हो, जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपका ब्लड चेक करते हैं? नहीं करते। आपको वो जो दवाइयाँ देते हैं वो दवाइयाँ किसके लिए होता है? वो दवाइयाँ उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए होती है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई वायरस भी पनप रहा है। आपको देख करके ऐसा लगता है कि आपको जैसे कोई नॉर्मल सी बीमारी हो, आपको सर्दी हो, जुकाम हो या आपको कोल्ड हो चुका हो, तो इस तरीके से नज़र आता है, लेकिन असल में वो वायरस होता है। अब इन सब के बाद जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो हो सकता है कि हम भी आगे चल के फिर से किसी नई महामारी का शिकार बने और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस वायरस के खिलाफ या कोई भी वायरस होता है तो उस वायरस के खिलाफ हम जानकारी इकट्ठा करें। अब अगर कोई ऐसा कहता है कि ये हमारा काम नहीं है, वायरसेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करना हमारा काम नहीं है, ये तो उस आदमी का काम है जो साइंस बैकग्राउंड से रहता है, डॉक्टर्स का काम है या जो MBBS स्टूडेंट्स है उनका काम है, तो ये बात नहीं है। ये बात बिल्कुल नहीं है। कोई भी जो वायरस होता है वो ये देख करके अटैक नहीं करता है आप पर कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो या कॉमर्स बैकग्राउंड के हो या साइंस बैकग्राउंड के हो। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई वायरस आएगा तो वो आपको ये देख करके कि ये तो इंजीनियरिंग का बंदा है, इस पर अटैक करके क्या फायदा। तो इंजीनियरिंग का बंदा देख करके वो तुम पर अटैक ना करे ऐसा कोई चांस नहीं है।
हर वायरस हर किसी पर अटैक करेगा। दूसरी बात, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें और दूसरों को भी इसके लिए अवेयर करें। इस बार ऐसा हो कि जैसे कि पिछले बार हुआ था कि कोविड-19 फैलने की वजह से काफ़ी सारे लोगों की 70 लाख लोगों की जानें चली गई थी। इस बार ऐसा कुछ ना हो और वायरस को फैलने से पहले हम अवेयरनेस को फैलाएं, वायरस को फैलने से पहले हम जानकारी को फैलाएं। ये जानकारी हम सबके पास पहुँचाएँ कि हाँ, ऐसा कोई वायरस आने वाला है और जिससे हमें बच करके या संभल करके रहना ज़रूरी है। पिछले केसेस में कैसा हुआ था कि कोविड-19 के समय पर ऐसा हुआ था कि सबसे पहले अमेरिका ने लापरवाही दिखाई, उसके बाद चाइना ने लापरवाही दिखाई और इसके बाद जो हमारे जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी इसको ग्लोबल थ्रेट डिक्लेयर करने में लेट किया और लास्ट में जो हमने जो लापरवाही करी वो ये कि इनिशियल दिनों में जब ये वायरस पनप रहा था उस वक्त हमने मास्क का यूज़ करना, सैनिटाइजर का यूज़ करना और ऐसे छोटे मोटे प्रिकॉशंस को यूज़ करने से हमने भी लापरवाही करी। अगर हमने ये किया होता तो हो सकता है कि ये जो वायरस है ये इंडिया में फैलने से थोड़ा सा रुक जाता और इस तरीके की प्रिकॉशंस करके, इस तरीके की सावधानियां बरत करके हम आने वाले वायरस को भी रोक सकते हैं। तो फिलहाल मैं आप लोगों को जो अब कहने वाला हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि कम से कम अवेयरनेस बढ़े और लोगों के पास ये बात पहुँचे कि हाँ, ऐसा कोई वायरस आने वाला है जिससे कि हमें बच करके रहने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।